वेलकम टू स्टडी विद एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए। यूपी लेखपाल में हम लोग ये दूसरा क्लास होगा। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। ये ग्राम विकास से चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्राम विकास का सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। 1 अप्रैल 2019 को लाभ बालिका के जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 की राशि। पात्रता परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख हो। मुख्यमंत्री की खेत सुरक्षा योजना 5 फरवरी 2024 को घोषणा जुलाई 2023 में हुई थी और उद्देश्य है आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख रुपए या लागत का 60% अनुदान। यूपी एग्रीस योजना। यूपी एग्रीस योजना प्रारंभ 1 अक्टूबर 2024 से हुआ। क्षेत्र बुंदेलखंड के 7 जिलों सहित कुल 28 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से लागू है। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो 24 फरवरी 2025 को लागू हुआ। लाभ प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ सितंबर 2023 से। उद्देश्य साहिवाल, गिर, थारपकर जैसी उन्नत नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023। प्रावधान है कोई भी व्यक्ति 60% धनराशि देकर अपने पूर्वजों का नाम पर गांव में विकास कार्य करवा सकता है। 40% सरकार देगी। अगला है यूपी मिलेट्स कदंड पुनरुद्धार कार्यक्रम। संचालन 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक। लक्ष्य है मोटे अनाज को बढ़ावा देना और बीज कीट का निःशुल्क वितरण करना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना 10 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना प्रारंभ 30 सितंबर 2021 से। लक्ष्य 2725 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का गठन करना। मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना प्रारंभ 2021-22 में होता है। लाभ 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों को 11 से 14 वर्ष की एनीमिक बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण देना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 फरवरी 2018। उद्देश्य है आपदा या आर्थिक कमी से बेघर लोगों को घर देना। 2023-24 तक 2,57,000 जो है 2.57 लाख घर आवंटित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना प्रारंभ 2021 में होता है। प्रावधान है कि बेसहारा गोवंश की देखभाल करने वाले पशुपालक को 9,000 प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। तो विभाग है औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विभाग। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 105 उद्यमी मित्रों को 1 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है उद्यमी मित्रों को प्रति माह 70,000 रुपए वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरुआत 12 जून 2020 को होती है। उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों, किशोर
किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना। इस योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपए और बालिकाओं को 1,200 रुपए की राशि प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए प्रति कक्षा अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इस योजना की घोषणा सरकार ने 2025-26 के बजट घोषणा में की थी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने हेतु 400 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना। तो जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, पुनर्वास और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। लाभार्थी है राज्य की महिलाएं एवं बालिकाएं जो जघन्य हिंसा की शिकार हैं। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा है। लाभ है 1,000 रुपए पेंशन की आर्थिक सहायता दी जाती है और पात्रता उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना। तो उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता का लाभ यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग पाया जाता है तो प्रति माह 1,000 की पेंशन दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कुष्ठ पेंशन योजना। उद्देश्य कुष्ठ पेंशन से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। कुष्ठ से प्रभावित लोगों को प्रति माह 3,000 प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार। ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व एवं स्वरूप। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश की आधारशिला कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि में संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगभग 16% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 54.6% की आबादी कृषि एवं संबद्ध कार्यों में लगी हुई है। भारत के पास विश्व का मात्र 2.4% भूभाग और 4.2% ताजे पानी का स्रोत है। ये भाग और पानी एक दूसरे के अपोजिट है। विश्व का भूभाग 2.4 और पानी 4.2% जो है स्रोत है, जिससे विश्व की 17.5% आबादी का भरण पोषण होता है। अर्थात भारत की जनसंख्या कितनी है तो 17.5% है विश्व का। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है और यहाँ अधिकांशतः लघु एवं सीमांत किसान हैं। भारतीय किसान को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि लगभग 61% किसान वर्षा पर निर्भर हैं। देश में कुल बुआई क्षेत्र का केवल 1/3 33% क्षेत्र ही सिंचित है। शेष 67% वर्षा पर आधारित है। भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन काल, पाषाण एवं सिंधु सभ्यता। अच्छा, तो ये जो है आ गया प्राचीन काल। चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल, पाषाण एवं सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का श्रेय नवपाषाण काल के मानव को जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर से मिला है, जहां पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुलडीहा प्रयागराज से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय प्राप्त है। कालीबंगा से सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। एक बार फिर से देखेंगे, सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का श्रेय नवपाषाण काल में मानव को जाता है और भारतीय 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 उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, जहां पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुलडीहवा प्रयागराज से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय जाता है। कालीबंगा में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है वैदिक एवं मौर्य काल। वैदिक एवं मौर्य काल। तो वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को आदेव मातृक कहा गया है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता है। गुप्त काल। वराहमिहिर की बृहद संहिता के अनुसार लोगों को 3 फसलों की जानकारी थी। अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ऐतिहासिक शब्दावलियों को देखेंगे वैदिक एवं गुप्त काल के, तो शीता हल से बनी नालियों को कहा जाता था। करीस या सकृत ये गोबर की खाद को कहा जाता था। अवतः कुएं को कहा जाता था। और वस्तु गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। खील ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, बंजर। अप्रहतः बिना जोती गई जंगली भूमि। और भूमि छिद्रान्याय वह नियम जिसके तहत जो व्यक्ति बंजर भूमि की सबसे पहले जोतता था वही उसका स्वामी माना जाता था। नेक्स्ट है फसल वर्गीकरण एवं रोग। तो फसल ऋतुएं खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल वो कहलाती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और उसी में काट ली जाती है। गर्मी में बोई जाती है, गर्मी में ही काट ली जाती है, वो खरीफ कहलाती है। जैसे जून जुलाई में बोई जाती है और ठंड आने से पहले क्या की जाती है कि काट ली जाती है। जैसे धान है, ये धान बरसात वाली फसल को कहेंगे खरीफ। खरीफ बरसात वाली फसल को। धान मक्का ज्वार बाजरा सोयाबीन मूंगफली कपास। धान मक्का ज्वार बाजरा सोयाबीन मूंगफली कपास। रबी की फसल किसको कहेंगे, तो कटाई बुआई अप्रैल में होती है, बुआई अक्टूबर में और कटाई अप्रैल में होती है, अर्थात ठंडी में जो बोई जाती है। तो गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू मसूर। और जायद की फसल तो मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा इत्यादि। प्रमुख फसल रोग कौन कौन से हैं, तो धान में लगने वाला रोग है खैरा। ये खैरा रोग जो है जस्ते की कमी से लगता है। और शीत झुलसा रोग। इसके बाद गेहूं में रस्ट सेहू रतुआ और कंडुआ रोग जो है वो लगता है। गन्ना है रेड रॉट, इसमें रोग लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। मक्का में पत्तियों में झुलसा रोग लगता है। प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन 1968 में विलियम एस गॉड ने किया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक
एस स्वामीनाथन है और इनकी शुरुआत 1966 से 67 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है, जबकि आरंभिक राज्य पंजाब था। एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्वेत क्रांति को क्या है, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम श्वेत क्रांति को जानते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिनका जन्म 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 16.21% भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य है। इसके बाद राजस्थान में 14.51% का स्थान माना जाता है। अन्य क्रांतियां देखेंगे, जैसे है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। जनक है हीरालाल चौधरी, अरूण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी, अरूण कृष्णन। पीली क्रांति कौन है, तो तिलहन उत्पादन सरसों सोयाबीन आदि से संबंधित है। जनक है सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक तिलहन उत्पादन सरसों सोयाबीन आदि से ये जनक है सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण, साथ ही प्याज व झींगा उत्पादन, ये है गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन, मांस और टमाटर आदि के उत्पादन, और जनक है विशाल तिवारी। नेक्स्ट है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था रजत क्रांति, और भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है गोल क्रांति, आलू उत्पादन, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा विचार किया गया था सदाबहार क्रांति। ग्रे धूसर क्रांति कौन है, तो धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में से संबंधित है। और काली क्रांति कृषि क्रांति किससे है, तो ये पेट्रोलियम, कच्चे तेल और बायोडीजल एथेनॉल से उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन, कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भू राजस्व प्रणालियां एवं भूमि सुधार। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रथा इसको कहते हैं। 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो यह थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के इसके जन्मदाता थे। इसमें किसान रैयत ही भूमि का मालिक होता था। यह सर्वाधिक 51% क्षेत्र मद्रास और मुंबई पर लागू थी। महलवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रतिपादित, इसमें महल अर्थात गांव को इकाई मानकर मुखिया से लगान लिया जाता था। यह 30% क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रांत और आगरा पर लागू थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार। स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार, तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों, जमींदारों और अंत और जमीन उसकी जो जोते था। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों, तो जमींदारों का अंत करना और जमीन उसकी जो जोते हैं वह था। भूमि सुधार के तकनीकी उपायों में चकबंदी और हदबंदी शामिल है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून वर्ष 1951 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे पंचवर्षीय योजना और कृषि। पंचवर्षीय योजना और कृषि, तो पंचवर्षीय योजना और कृषि।
तो हम इसे पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।